नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे थे पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। और आज हमारा ये इंडियन पॉलिटी का 14वां लेक्चर है, जिसमें हम चर्चा करेंगे संसद के सत्र और संसद में किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिटेल्स में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, हमारे यहाँ पे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें आपके लगातार लेक्चर आ रहे हैं और उसमें भी कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं और वो आपका जल्द ही इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद जल्द ही आपका कोई दूसरा नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे संसद के सत्रों के बारे में। संसद में कौन कौन से सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो संसद के तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सीजन ऑफ पार्लियामेंट, बजट सीजन, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो ये बजट सत्र होता है, ये होता है फरवरी से लेकर मई तक और ये सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद मानसून सत्र होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक और यह है आपका सबसे छोटा सत्र। तो सबसे छोटा सत्र है शीतकालीन सत्र, जबकि सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातें हम जानते हैं। यहाँ पे संसद में जो कार्यवाही की जाती है, संसद में कौन कौन सी कार्यवाहियां की जाती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, संसद में सत्र आहूत कौन करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 85 के क्लोज 1 में उल्लेख मिलता है संसद के सत्रों को आहूत करने का। आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। तो बुलाना यानी सत्र को आहूत कौन करता है? तो 85 के क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है। तो कौन करता है सत्र को आहूत? आहूत का मतलब सत्र को बुलाना, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन एक बात दोस्तों आपको महत्वपूर्ण नोट करनी होगी कि किसी भी सत्र के बीच जो बैठक होती है, मतलब अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी अंतिम बैठक होती है तो उसके बाद मानसून सत्र 6 माह के अंतर्गत शुरू किया जाना चाहिए। बजट सत्र की अंतिम बैठक और मानसून सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको नोट करना है। कई बार प्रश्न बनता है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने का क्या नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों सत्रों की मतलब एक सत्र की प्रथम बैठक और दूसरे सत्र की अंतिम बैठक, यानी अगर हम बात करें दोनों सत्रों की, तो दोनों सत्रों की जो बैठकें, अगर इस सत्र की ये प्रथम अंतिम बैठक और इस सत्र की प्रथम बैठक है तो इनके बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के बीच के अंतराल को अवकाश या विश्रांति काल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये मई तक चलता है और ये जुलाई तक चलता है, तो मई से जुलाई के मध्य का जो समय है इसे कहा जाता है अवकाश या विश्रांति काल। और उसी प्रकार से सितंबर से नवंबर के बीच का समय, यानी जो अक्टूबर का समय है, इसे कहा जाता है अवकाश या विश्रांति काल। यानी दो सत्रों के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? अवकाश या विश्रांति काल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सत्र आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद है सत्रावसान। सत्रावसान यानी सत्र का समापन। तो सत्र का समापन कौन करता है? तो आर्टिकल 85 के क्लोज 1 के का में यहाँ पे दिया गया है कि सत्र का समापन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को सदन में चल रहे सत्र का समापन करने का अधिकार है, लेकिन ये किसकी सलाह पर करता है? तो देखो, समापन तो राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन इस किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा सत्र का सत्रावसान यानी समापन किया जाता है। आर्टिकल 85 के क्लोज 1 के का में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद एक विशेष सत्र आता है दोस्तों। अगर किसी स्थिति के कारण, किसी विशेष स्थिति के कारण राष्ट्रपति को अधिकार भी दिया गया है कि वो विशेष सत्र बुला सकता है। अब यहाँ पे
जो अन्य यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विघटन, विघटन का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 85 के क्लोज टू के खा में। विघटन क्या होता है? तो देखो, लोकसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। संसद का जो फर्स्ट लेक्चर ही था जिसमें मैंने आपको राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में बताया था, वहां पर मैंने साफ साफ स्पष्ट किया था कि केवल लोकसभा विघटित की जाती है, राज्यसभा अनंत होती है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं की जाती है। और विघटन का जो लोकसभा विघटन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 85 के क्लोज टू के खा में देखने को मिलता है। तो विघटन यानी लोकसभा का भंग करना। अब लोकसभा के विघटन की भी कई परिस्थितियां होती है। सामान्य परिस्थिति में जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, यानी 5 वर्ष का एक कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, जैसे जो अभी लोकसभा चल रही है, तो 2019 में चुनाव हुए थे और 24 तक इसका कार्यकाल, यानी 5 साल इसका कार्यकाल है और फिर 24 में ये विघटित की जाएगी, यानी भंग की जाएगी और उसके बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर से नई लोकसभा गठित होगी। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है। तो लोकसभा का विघटन भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि यदि सरकार अल्पमत में हो, कई बार क्या होता है कि अल्पमत देखने को मिलता है, फिर विपक्षी पार्टियां क्या लाती हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाती है और कई बार सरकार गिर जाती है। तो फिर राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करके लोकसभा को विघटित करता है और इसके पश्चात पुनः निर्वाचन के बाद नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो लोकसभा का विघटन क्या होता है? या तो कार्यकाल पूरा हो चुका है या सरकार अल्पमत में आ गई है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा का विघटन करता है और इस प्रकार से फिर पुनः निर्वाचन होता है और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो उम्मीद करता है सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक है यहाँ पे स्थगन, ये क्या होता है? तो कुछ विशेष कारणों से, जैसे कि अव्यवस्था, अनुशासनहीनता या शोर शराब आदि के कारण सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोकना, इसे क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं, यानी कुछ समय के लिए स्थगित करना। देखो, सत्रावसान यानी सत्र को ही समाप्त करना, विघटन यानी लोकसभा को ही क्या कर देना? विघटित करना। लेकिन जब सत्र चल रहा है, ये क्या है? सत्र के दौरान ही होता है। जब सत्र चल रहा है, जो सदन है वहां पे अभी क्या चल रही है? सत्र आयोजित किया जा रहा है, वहां पे बहस चल रही है, लेकिन किसी कारणवश, या तो अनुशासनहीनता के कारण या अव्यवस्था के कारण या शोर शराब के कारण, किसी कारण से सदन की बैठक को अस्थायी रूप से स्थगित करना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। स्थगन कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक के लिए भी किया जा सकता है और ये सत्र के बीच ही किया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी घटना सत्र के बीच ही हो सकती है? तो वह है स्थगन। स्थगन का मतलब ये नहीं है कि आप सत्र को समाप्त कर रहे हैं। और ये स्थगन करता कौन है? तो ये करता है लोकसभा में करता है लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा ही किया जाता है। देखो, सत्र का आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है और विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन स्थगन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्थगन क्या हो रहा है? जो सत्र चल रहा है, जो बैठक चल रही है, उसको कुछ समय के लिए रोकना, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा में सभापति के द्वारा। एक और चीज आपने देखा होगा लोकसभा की, जब आपने सत्र देखा होगा तो उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो जैसे जिस दिन बैठक समाप्त, जिस दिन जब क्या चल रही है? बहस चल रही है, ठीक है, जब दिन समाप्त हो जाता है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लास्ट में ये कहा जाता है कि अब ये बैठक पुनः उस तिथि को आयोजित की जाएगी, तो तिथि बताई जाती है। लेकिन कई बार अगर सदन का पीठासीन अधिकारी अगली बैठक का समय बताए बिना सदन को स्थगित करता है तो इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन, यानी जब पीठासीन अधिकारी अगली बैठक का समय ना बताए तो उसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। तो ये सारे जो यहाँ पे कार्यवाही थी संसद में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एक होता है दोस्तों लेम डेक सत्र। अभी लेम डेक सत्र क्या होता है? इसको पंगु सत्र भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पंगु सत्र। तो लेम डेक सत्र को ही पंगु सत्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जब नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो वर्तमान लोकसभा है, तो उसका जब अंतिम सत्र आयोजित किया जाता है तो उसे कहा जाता है लेम डेक सत्र।
यानी वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। अंतिम सत्र। अब जैसे अभी जो ये लोकसभा अभी चल रही है और 2019 में जब 2024 में इसके चुनाव होंगे, तो 2024 से पहले जो इस लोकसभा का अंतिम सत्र होगा उसे कहा जाएगा लेमडेग सत्र। और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें कहते हैं लेमडेग सदस्य, यानी वो अब अगर वो अगली लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं जो भी कार्यवाहियां की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि संसदीय कार्यवाहियां में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक आता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल चलता है 11 से लेकर 12 बजे तक और ये सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है और इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो क्या होता है तारांकित प्रश्न? तारांकित प्रश्न, अब देखो प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं? संसद में जो सदस्य मौजूद हैं। और किसको पूछे जाते हैं? मंत्रियों को पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास तो मंत्रालय है। अब माना वित्त से संबंधित प्रश्न पूछना है तो किसको पूछा जाएगा? वित्त मंत्रालय को पूछा जाएगा या वित्त मंत्री को पूछा जाएगा। रक्षा से संबंधित प्रश्न पूछना है तो रक्षा मंत्री को पूछा जाएगा। यानी सदस्य के द्वारा मंत्रियों को यहाँ पे क्या पूछा जाता है? सदस्य के द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे तारांकित प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होता है इसका जवाब अगर सदस्य ने ये तारांकित प्रश्न मंत्रियों को पूछे तो मंत्री के द्वारा इसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। किसका? तारांकित प्रश्न का जवाब दिया जाता है। और इसमें एक और चीज है कि इसके बाद संबंधित सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, यानी वो पूरक प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि देखो ये मौखिक जब जवाब दिया जा रहा है, जब आमने सामने दोनों सदस्य ने प्रश्न किया, मंत्री ने यहाँ पे जवाब दिया, तो फिर यहाँ पे पूरक प्रश्न या उस संबंध कुछ अन्य प्रश्न सदस्य ने वहां पे पूछ भी लिए मंत्री से। तो तारांकित प्रश्न में एक तो इसमें उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और साथ ही साथ संबंधित सदस्य वहां पे पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पे अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। तो इसका जो उत्तर दिया जाता है वो दिया जाता है लिखित रूप से। लिखित रूप से। अब जब उत्तर लिखित रूप से मिलना है तो तुरंत जो संबंधित सदस्य है वो कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछ सकता या पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है मंत्री को। तो तारांकित प्रश्न में तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्न में जब अतारांकित प्रश्न करना है तो इसमें क्या नहीं हो सकता है? पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। और इसमें एक दिन में अधिकतम लगभग 230 के संबंधित प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू है तो 25 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। उसके बाद होता है अल्प सूचना प्रश्न। अब अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? तो किसी इमरजेंसी या तात्कालिक विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इन्हें कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। और प्रश्नों को पूछने से पूर्व सूचना 10 दिन से पहले यहाँ पे देनी होती है। 10 दिन की अवधि के अंतर्गत सूचना देनी होती है कि हम उस विषय से आपको प्रश्न पूछने वाले हैं। 10 दिन के भीतर या 10 दिन से कम अवधि में अगर सूचना दी जा चुकी है तो फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं और इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। इसका उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। तो ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल जो होता है 11 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद एक आता है शून्यकाल। देखो शून्यकाल का विवरण वैसे संसदीय कार्यवाही में नहीं है, लेकिन ये भारत की संसद की ही देन है। और शून्यकाल जो ये शब्द है ये भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। तो शून्यकाल किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शून्यकाल ये होता है और इसमें संसद के सदस्य बिना सूचना दिए किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। देखो प्रश्नकाल में क्या हो रहा था? सूचना देनी होती है और सूचना देकर फिर उस विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मौखिक मिलेगा। अतारांकित प्रश्न पूछेंगे तो लिखित रूप से आपको जवाब मिलेगा और अल्प सूचना प्रश्नों का भी आपको मौखिक रूप से जवाब दिया जाएगा। लेकिन शून्य काल में आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से किसी भी प्रकार का या सरकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना दिए। और ये भारत की संसद की ही देन है।
और इसका संसद की जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ये जो शब्द दिया गया है ये भारतीय मीडिया की देन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, उसके बाद बीच में क्या होता है, लंच ब्रेक हो जाता है यानी भोजनावकाश हो जाता है। और उसके बाद होता है विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी जिसमें विधेयक पेश किया जाएगा, उसमें वोटिंग की जाएगी, वोट डाली जाएगी, उसमें चर्चा परिचर्चा होगी, तो ये कार्य हो जाएगा विधायी कार्य। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रस्ताव कौन कौन से हैं। तो प्रस्ताव कौन कौन से लाए जाते हैं संसद में, वो हम यहाँ पे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है किसी आकस्मिक मुद्दे पर, जो मुद्दा कैसा हो, लोक महत्व का मुद्दा हो। तो अब इसके लिए अगर देखो कोई आकस्मिक मुद्दा चल रहा है, लोक महत्व का वो मुद्दा है, तो उस पर बात तो होनी जरूरी है। तो इसलिए जो अभी चल रही है संसद में चर्चा इस समय, उसको रोकने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव, यानी जो अभी चर्चा चल रही है उसको स्थगित करो, अभी इस मुद्दे पर ध्यान दो। जो ये आकस्मिक मुद्दा है, लोक महत्व का ये आकस्मिक मुद्दा है, पहले इस पर हम बात करते हैं। लेकिन इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 50 सदस्यों का समर्थन मिल गया तब जाके स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जो संसद में भी चर्चा चल रही है उसको रोक लिया जाता है, और इस मुद्दे पर, जो ये आकस्मिक मुद्दे के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। तो ये तो रहा स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी अविलंबित महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय पर लाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ये भी भारत की संसद की ही देन है, और ये किसी भी सदन में लाया जाता है। लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसकी अनुमति से? पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। जो संबंधित मंत्री है उसका ध्यान संबंधित विषय पर लाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, यानी ध्यान को उस विषय पर आकर्षित करने के लिए। उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव। यदि किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो फिर लाया जाता है यहाँ पे विशेषाधिकार प्रस्ताव। यानी कि अगर संबंधित मंत्री, यानी कोई भी मंत्री तथ्यों को प्रकट नहीं कर रहा है, गलत सूचना दे रहा है, तो संबंधित मंत्री की निंदा हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव इसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव होता है यह किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के समूह या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है। यह मंत्रियों की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अब देखो यहाँ पे समझो कि अगर निंदा प्रस्ताव भी पारित हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार अल्पमत में है। या कई बार क्या हो सकता है कि सरकार के ही जो सदस्य हैं, संसदीय सदस्य हैं, उन्हीं को उस मंत्रिपरिषद पे क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। तो अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है किसी मंत्री के खिलाफ या किसी मंत्रिपरिषद के समूह पर या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध जब ये लाया जाता है, तो अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना आवश्यक हो जाता है। तो निंदा प्रस्ताव किसी मंत्रिपरिषद के अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ वो प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव दोस्तों, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो लोकसभा में ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं चाहिए विपक्ष के पास, विपक्ष को अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। जैसे 50 सदस्यों का समर्थन मिल गया तो विपक्ष यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार पर उनको विश्वास नहीं है, और कई बार हो सकता है कि सरकार अल्पमत में आ गई हो, तो फिर विपक्ष क्या यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि इससे सरकार गिर भी जाती है। अगर हम बात करें विश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद में कब कब लाए गए, तो प्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव ठीक है, पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ में। पहला अविश्वास प्रस्ताव ये लाया गया था अगस्त 1963 में। अगस्त 1963 में किसने लाया? जेबी कृपलानी के द्वारा।
और ये किसके विरुद्ध लाया गया था? तो ये लाया गया था पंडित नेहरू की सरकार के विरुद्ध। सरकार के विरुद्ध। अब तक अगर हम बात करें लोकसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाए गए? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो लगभग 15 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पिछली बार भी लाया गया था और इस जो ये अभी सदन चल रहा है, अभी जो लोकसभा चल रही है, इस पर भी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था। भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है अविश्वास प्रस्ताव से कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही त्यागपत्र दे दिया? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के खिलाफ 15 जुलाई 1979 को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही 15 जुलाई 1979 को क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है विश्वास प्रस्ताव। तो इसका प्रावधान भी संविधान में नहीं है और लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ये भारतीय संसदीय परंपरा की ये देन है। अब देखो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत है, जिसे लोकसभा में पक्ष के द्वारा बहुमत साबित करने हेतु लाया जाता है। देखो विपक्ष ने क्या लाया कि हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अब फिर मतदान होगा। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो फिर सरकार के द्वारा क्या लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, यानी हमारे पास बहुमत है, अपना बहुमत साबित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। एक यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जो लाया जाता है, ये लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। देखो होता क्या है कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले जो पहला सत्र होता है, प्रत्येक आम चुनाव का पहला सत्र और अंतिम सत्र जो होता है, पहले चुनाव और पहले वर्ष के प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति वहां पर क्या देता है? अपना अभिभाषण देता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति सरकार की नीतियों का वहां पे क्या करता है? नीतियों के बारे में बताता है कि सरकार की नीतियां क्या है। तो फिर जब राष्ट्रपति क्या कर देता है? अपना अभिभाषण पूरा कर देता है, तो अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसका मतलब सरकार पर भरोसा है, सरकार की नीतियों पर सबको भरोसा है। लेकिन अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार अल्पमत में है और फिर यहाँ पे विपक्ष फिर क्या ला सकता है? अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कटौती प्रस्ताव आता है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए जो आवंटित राशि है उसमें कटौती की जाए, तो उसके लिए फिर उसे कटौती प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया थी दोस्तों, आज मैंने इसके बारे में चर्चा की। और संसद के बारे में लगभग ये तीसरा लेक्चर है आज, और संसद से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटिका यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कुल 14वां लेक्चर है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। इसमें हमने आज संसदीय कार्यवाही के बारे में, संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों के बारे में और संसदीय सत्रों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।